सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। मुझे चिढ़ हुई कि रविवार के दिन भी चैन से सोने को नहीं मिला। फ़ोन उठाया तो नीता बुआ की आवाज़ आई, रिया बेटा शाम तक आ जाओ, तुम्हारे पापा और निर्मला की शादी है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। लगभग चीखते हुए बोली, नीता बुआ आपको मेरे साथ इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। वे तुरंत बोली, बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें खबर दे रही हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझ में पापा की शादी के संबंध में बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं था। बुआ का 2 बार फ़ोन आया, किंतु मैंने काट दिया। मेरी चीख सुनकर राजेश भी जाग गए तथा मुझसे बार बार पूछने लगी कि किसका फ़ोन था, क्या बात हुई, मैं इतना परेशान क्यों, वगैरह वगैरह। मैं तो अपने हीरो में बोले जा रही थी। आदमी इतना भी मक्कार हो सकता है? अपनी जान से प्यारी पत्नी के देहांत के 2.5 माह के अंदर इसका मतलब यही है कि मम्मी के साथ उनके पति और उनकी सखी ने षड्यंत्र रचा है। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। यह सुनकर मैं हतप्रभ थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं, करूं तो क्या करूं? पापा की शादी की खबर गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। मम्मी के गुजरे अभी सिर्फ 2.5 माह हुए हैं। उनकी मृत्यु के शोक से तो मन उबर नहीं पा रहा है। रात दिन मम्मी की तस्वीर आंखों के सामने छाई रहती है। घर ऑफिस सभी जगह काम मशीनी ढंग से करती हूँ, पर दिलो दिमाग पर मम्मी की ही छाई रहती हैं। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गई, अब लौटकर आएंगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं खुद भी कितनी खुश हूँ। मेरी मम्मी मुझे सेटल कर गृहस्थी बसा कर गई हैं। कितने ऐसे अभागे हैं इस संसार में जिनकी मम्मी उनके बचपन में ही गुजर जाती हैं, फिर भी वे अपना जीवन चलाते हैं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते हैं। मन बहुत भावुक हो आता। पापा को याद कर मन में विचार आता, मैं तो अपनी गृहस्थी, ऑफिस, अपनी प्यारी गुड़िया रिंकू में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भुला नहीं पाती हूँ। बेचारे पापा का क्या हाल होगा? वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे? 30 वर्षों का सुखी विवाहित जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी के साथ साए की तरह रहते थे। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन और पापा के साथ रहकर वापस लखनऊ आ गई थी। मैंने पापा को लखनऊ अपने साथ लाने की बहुत जिद की। पापा को अकेला छोड़ना मुझे नागवार लग रहा था। पापा 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे। मेरा सोचना था कि मम्मी के बिना वे अकेले यहाँ क्या करेंगे। पापा मेरे साथ आने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, यह घर मैंने और हेमा ने बड़े प्यार से बनवाया है, सजाया संवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे हेमा नजर आती हैं। उनकी यादों के सहारे मैं बाकी जिंदगी गुजार लूंगा। फिर तुम लोग को ही जब फुर्सत मिलने चले आना, या मुझे जरूरत लगी तो मैं बुला लूंगा। 4 घंटे का ही तो रास्ता है। मैंने कहा, ठीक है पापा, किंतु मेरी तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए चलिए। पापा तैयार ही नहीं हुए। मैं सब परिवार लखनऊ लौट आई। अपनी गृहस्थी में रमने की लाख कोशिशों के बावजूद पूरे समय मम्मी पापा पर ध्यान लगा रहता। पापा से रोज फोन से बात कर लेती, पापा ठीक से हैं, यह जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक नीता बुआ से पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावत से कम न था। मेरी दशा पागलों जैसी हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आता है कि बुआ से कहीं मजाक किया हो, यह खबर सही न हो। निर्मला आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छी सहेलियां थीं और शादी के बाद दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहीं। निर्मला आंटी आगरा में रहती थीं। उनके पति बेहद स्मार्ट और हैंडसम थे। वह अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। निर्मला आंटी उनके पति के ऑफिस में काम कर लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें अभागी मान के उनसे संबंध तोड़ लिया। उनकी सास बहुत कड़े स्वभाव की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। निर्मला आंटी एकदम अकेली हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और निर्मला आंटी में बहुत प्रेम था। मम्मी उन्हें प्रेम से निम्मो कहती थी तथा आंटी मम्मी को हेमू कहकर पुकारती थी। मम्मी जब हर मौके पर निर्मला आंटी को अपने घर बुला लेती थी। मम्मी अक्सर आंटी से कहती, निम्मो फिर से शादी कर ले,
अकेले जिंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को तो कोई होना चाहिए। निर्मला आंटी हमेशा न करती थी। कहती हेमू यदि मेरे जीवन में उनका साथ होना होता तो उनका देहांत क्यों होता। यदि मेरे जीवन में अकेला सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती निम्मो भविष्य की सोच। हर दिन एक से एक नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। निर्मला आंटी कहती हेमू तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन तुम लोगों से मिलता है, उस सहारे जिंदगी काट लूंगी। मम्मी के बहुत समझाने पर भी निर्मला आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार न होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से कह दिया था, देख यदि मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा, रमेश के साथ गुजरे 2 सालों के पर मेरी जिंदगी कुर्बान है हेमू। मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा, निम्मो मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूंगी, मुझे हेमेश की कसम। पापा निर्मला आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। मम्मी को यदि पापा की मर्जी के खिलाफ पापा से काम करवाना होता तो वे निर्मला आंटी के माध्यम से ही पापा को कहलवाती थी तथा पापा यह कहते हुए कि साली साहिबा आपकी बात टालने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, काम कर देते हैं। बड़ा प्यारा रिश्ता था पापा और निर्मला आंटी का। दोनों के रिश्तों में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिससे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बातें करते हुए भी नजर आते थे। दोनों के रिश्तों की धुरी तो मम्मी ही नजर आती थी। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? दोनों इतने समय से मम्मी को छल रहे थे। इस गुत्थी को मैं किसी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और निर्मला आंटी रंग रूप स्वभाव में बहुत मेल खाती थी। पहली नजर में तो वे जुड़वा बने ही नजर आती थी। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चल पाया। पापा ने मम्मी की इलाज और सेवा के रात दिन एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मम्मी की हालत की खबर निर्मला आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गई। आते ही मम्मी की सेवा में लग गई। कितना प्यार करती थी मम्मी को वे। कभी कभी उनकी बुदबुदाहट मुझे सुनाई भी पड़ती थी। यह क्या हो गया? मेरी हेमू को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बचा लो, उसे उठा लो, मुझे उठा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मथने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है कि दोनों मम्मा के सामने नाटक कर रहे थे। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकेंड भी मेरा मन इस उलझन से निकल नहीं पाता था। नतीजन इसका असर मेरे स्वभाव पर पड़ना ही था, सो पड़ गया। राजेश ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर का 2 टूक निर्णय यही था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत टेंशन में है। इतना टेंशन इनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रहने की आवश्यकता है। राजेश ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। रिया, जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई हैं, तुम्हारे लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, सो मन को दुखी मत करो। मैंने कहा, राजेश मम्मी को गुजरे 2.5 माह हो रहे हैं। मैंने उस दुख को सहज ले लिया है। मैं क्या करूं? पापा और आंटी की शादी कर मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजेश ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, रिया, हम भी बच्चे नहीं हैं। हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वह हमें दिखाई न दे। मैंने मायूस होकर कहा, राजेश, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके आगे रोऊं, चीखी चिल्लाऊं, जी में आता दोनों से खूब झगड़ूं कि आप लोगों की नीयत में एक खोट था। जो मम्मी चल बसी, अब दोनों शादी रचा रहे हैं। राजेश ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बहुत ही संयम ढंग से कहा, रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद रिंकू की गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, राजेश, सुने तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे दोनों तो हनीमून के मूड में होंगे। अब निर्मला आंटी मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं। न जाने कैसा व्यवहार करे।
मैंने बात विस्तार से समझाने के लिए राजेश से कहा। अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा, कहीं वे हम लोगों का अपमान न कर बैठे। मेरी तो छोड़ो, तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। राजेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया। यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे, हम तुरंत लौट आएंगे, फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम यही समझ लेंगे कि मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है और पापा से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं चुपचाप राजेश की बातें सुन रही थी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, उसके बाद पापा की चिंता करना छोड़ दोगी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मुझसे मेरी बीबी उदास और बुझी बुझी देखी नहीं जाती, इसलिए एक बार तो यह रिस्क लेना ही होगा। एक बार हम चलकर देखना ही होगा। हम जब पापा के पास पहुंचे उस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। पापा बागवानी में लगे हुए थे। हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे तुम लोग बिना खबर दिए आए, खबर करते तो मैं स्टेशन आ जाता। राजेश ने धीरे से मुझसे कहा, रिया, गुस्से को जब्त रखना और अपनी तरफ से कुछ भी अपमानजनक नहीं करना, राजेश ने टैक्सी से निकलते हुए कहा। अचानक ही प्रोग्राम बन गया, इसलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा आपको फुर्सत कहाँ होगी, फिर हमें लाने की आपको अनुमति मिले न मिले। पापा कुछ भी न बोले, हमें अंदर लिवा आए और बोले, निम्मो देखो कौन आया है। पापा के मुंह से निम्मो सुनकर मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। निर्मला आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आई, शायद किचन में थी। आते ही बोली, अरे बेटी रिया कैसी हो। राजेश, रिंकू, तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर रिंकू को दुलारते हुए बोली, तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, हम सभी एक साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपना मायका आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। निर्मला आंटी ने राजेश के पसंद के आलू पराठे बनाए थे तथा रिंकू की पसंद की गाढ़ी सेवैयाँ भी बनाई थी। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय रहता है। घर की साज सज्जा भी वैसी थी जैसी मम्मी के समय रहती थी। पर्दे चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई, उस पर सुंदर सी माला पड़ी हुई थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। निर्मला आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी। पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा रिंकू को लेकर घूमने निकले थे। मैं और राजेश टेरेस पर गुमसुम बैठे हुए थे। तभी निर्मला आंटी आई और मेरे हाथ में एक कागज थमाते हुए बोली, बेटी रिया, इसे पढ़ लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना पसंद करोगी? बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा, हम लोगों को खास भूख नहीं है। वे चली गई। तब मैंने टच करते हुए राजेश से कहा, खाना हमारी पसंद से बनेगा और शादी के समय हमारी पसंद कहाँ गई थी? बात बनाना भी कोई इनसे सीख है। कितनी बेशर्मी से नाटक जारी है। कहते हुए मैंने बेमन से कागज खोला। यह तो मम्मी का पत्र था। प्यारी निम्मो, आज मैं तुझसे अपनी हेमेश की कसम तोड़ने की इजाज़त लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी न करने से नहीं करेगी। मेरी तो विदाई की बेला आ गई है तुझसे, हेमेश से, बेटी रिया से, राजेश से, रिंकू, सभी से इच्छा न होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने हेमेश और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। मुझे अपनी बीमारी का हाल मिल गया था। मैं अपनी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सबसे नज़र बचाकर यह पत्र लिखा क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी न था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति न मिल सकेगी। मेरे बाद हेमेश एकदम अकेले हो जाएंगे। तू भी अब रिटायर होने वाली है। मेरे हेमेश को अपना बना लेना, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। हेमेश को तो जानती ही है अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं।
तू रहेगी तो उन्हें हर वक्त पर हर चीज़ मिलेगी। प्यारी निम्मो, हिमेश की साली साहिबा से बीबी साहिबा बन जाना। रिया बेटी मेरे जाने से बहुत दुखी हो गई। फिर धीरे धीरे रिया राजेश अपनी ज़िंदगी अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगे। उनकी आंटी से उनकी मम्मी बन जाना। मेरी बेटी का मायका पूर्वत बना रहेगा। थक गई हूँ, अब लिखा नहीं जा रहा है, बोल देती हूँ। तुम दोनों की शादी तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी हेमू। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। राजेश ने भी मेरे साथ ही पत्र पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो सारी गलतफहमियां दूर हो गई, चलकर देखे मम्मी क्या कर रही हैं। हम लोग किचन में गए। देखा निर्मला आंटी खाना बनाने में व्यस्त थी। पापा भी किचन में ही थे, वे सलाद काट रहे थे। मैं निर्मला आंटी के पास गई तथा बोली, क्या बना रही हैं मम्मी? निर्मला आंटी की आंखें डबडबाई। उन्होंने प्यार से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर धीरे से कहा, हिमेश और मेरा शादी करने का एकदम मन नहीं था। हमने तब कभी एक दूसरे को उस नज़र से देखा ही नहीं था, लेकिन हेमू की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी पड़ी। मंदिर में तुम्हारे बुआ फूफा की उपस्थिति में हमने एक दूसरे को माला पहनाई। हिमेश ने मेरी सूनी मांग में सिंदूर भर दिया। हो गई शादी। तुम्हारी नीता बुआ ने मिठाई खिलाकर हमारा मुंह मीठा कराया। मैंने चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझमें और हिमेश में न थी। तुम्हें बताने की जिम्मेदारी नीता ने ले ली। उसने तुम्हें सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके फ़ोन काट दिए, बात नहीं सुनी उसकी। वैसे बेटा, तुमने भी वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुन के करेगी। हमें तुमसे, मैंने बीच में निर्मला आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने देखा राजेश रिंकू को गोद मिले हुए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। वे भी मुझसे नज़र मिलाते हुए मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मथ रहा था कि दो उदास और तनाव प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से सिर झुक गया।